हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 के सीरीज में हमारा 10th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 10th नंबर का चैप्टर, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें आपका बताता है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। ऑलरेडी पिछले बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोग बात कर चुके हैं कि इक्वालिटी का क्या खेल है। हम लोग बात करते हैं क्या, इक्वालिटी का, और हम लोग बात करते हैं इक्विटी का। अगेन ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जैसा भी, आप यहां से कुछ हाफ पेज का नोट्स बना पाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके इंट्रो में काम आएगा। ऑब्जेक्टिव कुछ खास ऐसा बनता नहीं है। दूसरी बात है, इस चैप्टर को भी आप रीड करेंगे। रीड इसलिए करेंगे ताकि आपका क्या हो, वोकैबुलरी स्ट्रांग हो। जनरली क्या होता है ना कि वर्ड पावर मेड इजी या ऐसे कई सारे बुक्स होते हैं जो लोग रिकमेंड करते हैं कि खरीद लो और उसमें से 10 वर्ड याद करो और ये वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा। उससे बेटर है ना कि आप चैप्टर को रीड कीजिए। आपके पास जो भी चैप्टर्स है, एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, वही पढ़िए और वहीं से आप वर्ड्स निकाल के अपने वोकैबुलरी में ऐड कीजिए। अलग से कोई वर्ड का बुक लेने का जरूरत नहीं है। अब इसमें भी देखिए कुछ काम का क्या चीज है, ये सब कहानी है, आप लोग रीड कर लेना। रीड करके यहाँ से आप वर्ड्स निकालोगे, जैसा स्ट्रैटेजी पहले बताए थे। रीड करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी कोई प्लेस दिया होगा उस प्लेस का आप नेम अलग करोगे। एक कॉपी आप वर्ड के लिए बना लोगे मोटा सा, और एक कॉपी आप बना लोगे प्लेसेस के लिए। उस प्लेसेस को आप मैप करोगे ताकि प्रीलिम्स में भी जो मैपिंग का क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली आपका उन सारे प्लेसेस से बन जाएगा। और बाकी रेस्ट जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उनको अपने ऑप्शनल का जो 10 आता है मैपिंग का पार्ट, उसमें से एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली वहां से रहेगा। बाकी तो करंट से रहता है, लेकिन कुछ एनसीईआरटी से भी रैंडम प्लेसेस निकाले जाते हैं। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। कहानी क्या, चैप्टर है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो ठीक है, इक्वालिटी का खेल हम लोग देखते हैं। होता क्या है, दो शब्द होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी, और एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं इक्विटी। सिंपल भाषा में इसको समझना है। इक्वालिटी कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में समझो, आप डेफिनेशन तो कहीं से भी पढ़ लेते हो, लेकिन आप ऐसे समझो, ए बी सी तीन लोग हैं। ए बी सी तीन लोग, ठीक है। या फिर यहां पे अलग एग्जांपल ले लेते हैं। यहां ले लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, यहां है ए बी सी। हमने ये नहीं देखा कि ए का क्या बैकग्राउंड है, बी का क्या है, सी का क्या है। हमने कहा कि देखो, इसको हम 10 रुपया दे रहे हैं, इसको भी 10 ही देंगे और इसको भी हम 10 ही देंगे। तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया, इक्वल ट्रीट किया। हमने ये भी नहीं देखा कि ए के पास पहले से 100 रुपया, मान लो बी के पास 200 है, सी के पास 500 है। स्टिल हमने क्या किया, सबको 10-10 रुपए दे दिए। तो ऐसे चीज को हम कहते क्या है, ऐसे कंडीशन को कहते हैं इक्वालिटी। लेकिन मान लो कि हम जानते हैं कि x के पास 100 रुपया है, y के पास मान लो 150 रुपया, z के पास मान लो 500 रुपया। अब हम चाहते हैं कि सब बराबर लेवल पे आ जाए। मान लो कि ये लेवल है x का, इससे थोड़ा ऊपर है y का, और उससे काफी ऊपर है किसका, z का। पहुंचाना है हमें इस लेवल पे, ठीक है। तो हम क्या किए कि इस लेवल पे जब पहुंचाना है हमें सबको, तो हम इसको इतना ही सा दिए। मान लो इसको 50 रुपया देने से काम चल जाएगा। तो हमने z को कितना सप्लाई किया, 50 रुपीज। y को इतना देना पड़ेगा, मान लो 550 का लेवल है, तो y को आपको क्या देना पड़ेगा, 400 रुपया देना पड़ेगा। और x को हमको इतना देना पड़ेगा ताकि सब समान लेवल पे आ जाए। तो x को हमको क्या देना पड़ेगा, 450 रुपया। तो जब आप क्या कहते हो, सबका लेवल सेम करना चाहते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाहते हो, उसे हम कहते हैं इक्विटी। लेकिन इक्वालिटी होता है कि आपने सबको जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी। अब हो सकता है इसके पास मान लो 200 रहा हो, इसके पास मान लो 180 रहा हो, इसके पास मान लो 110 रहा हो। तो आपने बराबर दिया है लेकिन बराबर लेवल पे नहीं पहुंचा है। इसको आप दे दोगे तो ये आपका 210 के लेवल पे चला जाएगा, ये 190 के लेवल पे चला जाएगा, ये आपका 120 के लेवल पे चला जाएगा। तो जब सिर्फ बराबर आपको देना है, सबको आपने बराबर दिया, तो वो हुआ इक्वालिटी। लेकिन सबको आपने इतना दिया ताकि फाइनल लेवल सबका बराबर हो सके, वो है इक्विटी।
रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपका बन जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप किसी का जो है अच्छा ये हो चुका है रिप्रेजेंटेशन, तो उसको कम रिजर्वेशन मिलता है। किसी का आपका क्या है, ज्यादा जरूरत है, उसको ज्यादा मिलता है। किसी को थोड़ा और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा मिलता है। तो ये फर्क होता है इक्वालिटी और इक्विटी में। चलो, उम्मीद है कि टर्म क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट चीज आता है कि चलिए ठीक है, हम तो बात कर दी इक्वालिटी की। जब हम लोग स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे ना, तो आर्टिकल 15-16 जो है ना, एक्सक्लूसिवली जो है ना इक्वालिटी की बात करता है। ऐसे 14 to 18 तक बात हो रही है, लेकिन 15 बात करता है ना कि कोई भी आपका पब्लिक प्लेसेस वगैरह है वहां पे, और एम्प्लॉयमेंट में 16 बात करता है। बट यहाँ भी वो हम लोग नहीं बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एक और टर्म का, जिसे हम कहते हैं क्या है, इनइक्वालिटी। है क्या ये इनइक्वालिटी? तो इनइक्वालिटी हुआ क्या कि आप किसी को बराबर नहीं समझ रहे हैं, बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। यहां इनइक्विटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की। आपने सबको समान अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो वो आपका कहलाएगा इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी और इक्विटी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई इनइक्वालिटी भी तो हुआ कि समान अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, इक्विटी में भी तो ऐसा ही होता है, किसी को कम देते किसी को ज्यादा देते, लेकिन अपॉर्चुनिटी देते हैं। इनइक्वालिटी एक तरीके से इनजस्टिस टाइप का चीज है। आपने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया, किसी एक को बहुत कुछ एक्सेसिबल है, किसी एक को कुछ भी नहीं है, तो वैसा होता है। मतलब एक नेगेटिव टर्म है, ये आपका एक नेगेटिव टर्म है। अब इनइक्वालिटी किस किस लेवल पे हो सकता है? तो इनइक्वालिटी आपका कैसा होता है? जेंडर के आधार पे हो सकता है इनइक्वालिटी हो जाए। इनइक्वालिटी क्या हो सकता है? कास्ट के बेसिस पे हो सकता है। इनइक्वालिटी रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है। इनइक्वालिटी हो सकता है क्या, फाइनेंसेस के बेसिस पे। या फिर इनइक्वालिटी हो सकता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो सकता है इनइक्वालिटी। साथ ही साथ आपका क्या होता है, इनइक्वालिटी रिसोर्सेज के हिसाब से हो सकता है, किसको क्या रिसोर्सेज मिला है उस हिसाब से आप इनइक्वालिटी हो सकता है। सबका एक एक एग्जांपल पहले जनरल लाइफ से लेते, फिर आपके चैप्टर में क्या है उसको भी एक बार कवर कर लेंगे। जेंडर बेस्ड, जैसे कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा, कई फैमिलीज में ज्यादा कॉमन होता है कि फीमेल को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं देना, कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, लड़की को जाना है ससुराल ही, चूल्हा चौकी ही करना है, तो उसको पढ़ा के क्या करना है, उसको उतना अपॉर्चुनिटी मत दो, घर का काम सिखाओ, और सारा जो अपॉर्चुनिटी है एकदम जितना भी आप कह सकते हो खुला छोड़ना है, लड़कों को छोड़ दो। तो ये एक तरह से क्या हुआ, मेल एंड फीमेल के आधार पे हमने क्या किया, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया। वही डिस्क्रिमिनेशन होगा क्या कि एक को अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रहा, एक तरीके से इनजस्टिस होता जाएगा, एक को एक एकदम पीछे ही होता जा रहा है और एक आगे ही होता जा रहा है, तो जिससे क्या होगा, डिफरेंसेस आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं रिसोर्स के बेसिस पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है कि मान लो कोई एरिया ए है, उसके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस है, बट उसको वो टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रहा है कि जिससे वो रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। लेकिन कोई उसके आसपास का एरिया बी है, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में काफी रिसोर्सेज है, लेकिन उन्हें उतना टेक्नोलॉजी नहीं पता है, प्रिमिटिव है, बट उसके आसपास के एरिया को टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो वो क्या किया, नॉर्थ ईस्ट एरिया में गए और भोले भाले लोगों को बहला फुसला के किसी तरीके से क्या किया, उनके एरियाज पे उनके रिसोर्सेज को हथिया लिया। तो अब इसे हुआ क्या, जिसका रिसोर्स था उसको मिला ही नहीं, वो जैसा का तैसा ही रह गया, और कोई दूसरा लेके अमीर हो गया। तो एक तरीके से क्या हुआ, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस हो गया। कास्ट बेस्ड, ये सबसे कॉमन आपने देखा होगा, सुना भी होगा। एक एग्जांपल ले लो बी आर अम्बेडकर जी का, हरिजन मूवमेंट का। इन सब में क्या हुआ था कि पिछड़े जो लोग हैं उनको मंदिर में नहीं जाने देना है, जहां पे आपके कह सकते हैं कि फॉरवर्ड लोग रहते हैं, जहां पे अपर कास्ट के लोग, सो कॉल्ड जो लोग अपने से डिस्क्रिमिनेशन किए हैं, हमने कुछ नहीं किया है ना गॉड ने, अपने हिसाब से जो सोसाइटी ने एक डिस्क्रिमिनेशन किया है कि कोई जात है अपर जात है, अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, अपर कास्ट वाले एरिया में लोअर कास्ट नहीं रहेगा, अपर कास्ट जिस सड़क पे चलेगा उस पे लोअर कास्ट नहीं चलेगा, वो अछूत हो जाएगा, जिस कुआं से अपर कास्ट पानी लेता है वो नहीं पिएगा, लोअर कास्ट अछूत हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, आप हर एक चीज से जो है ना वंचित कर रहे हो, लोअर कास्ट को पीछे कर रहे हो। अब पीछे करो, उसको बेसिक नीड फूड नहीं मिलेगा, उसको बेसिक वाटर नहीं मिलेगा, तो कहां से अपने एजुकेशन और अपने अपलिफ्टमेंट की बात सोचेगा। तो एक तरीके से यही धीरे धीरे बढ़ते 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 होगा क्या, डिफरेंसेस क्रिएट कर देगा। अपर और जो है ये रिच होता जाएगा, लोअर और पीछा होता जाएगा। रिलीजन,
अब क्या होता है कि कुछ सोसाइटी है, उसने मन में एक धारणा बना ली कि एक पर्टिकुलर रिलीजन एक्स है, वो खराबी होता है और हमारा रिलीजन अच्छा है। तो वो क्या किए कि उस एरिया पे वही लोग कब्जा बना के रख लिए, हम रहेंगे, कोई किसी और को रहने नहीं देंगे, अगर रहेगा तो उसे हम अपना स्लेव बना के रखेंगे, हम रिसोर्सेज यूज नहीं करने देंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, धर्म के आधार पे भेदभाव हो गया। और जब भेदभाव आ गया तो अपने आप इनइक्वालिटी हो जाए। भेदभाव आ गया तो जो अपने आप को ऊंचा समझता है वो रिसोर्सेज को, चाहे कोई भी हो, छोटा से छोटा रिसोर्स और बड़ा से बड़ा, उसको वो ज्यादा यूज करेगा। जो नहीं कर पा रहा वो पीछे रह जाएगा, डेवलपमेंट में भी, ग्रोथ में भी, हर चीज में। फाइनेंसेस, पैसा। अब जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी को स्केल कर सकता है, ज्यादा अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। एक एग्जांपल ले लो, कोई स्टूडेंट ही है, उसको अगर ज्यादा पैसा है तो वो अच्छे अच्छे कोर्सेज ले सकता है, बड़े सिटीज में जाके पढ़ सकता है, महंगे कॉलेजेस में पढ़ सकता है और शायद वो आगे बढ़ जाए। जो कि 100% ट्रू नहीं है, ये एक जनरलाइज रूल है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा यही ट्रू है। बट ये है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुला है, वो बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है पैसा, वो क्या है, कोर्स भी वो सोच के लेते हैं ना जिसमें हम अफोर्ड कर सकें। तो शायद उनका किसी में स्किल होगा, लेकिन वो वैसा कोर्स ले लेंगे जिसमें सस्ता पड़ रहा है, स्किल नहीं है, तो वो शायद उसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे से सीख नहीं पाएंगे और बहुत अच्छे से उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, भाई हिस्ट्री से ही चलता आ रहा है कि एक जात को हमको छोटा समझना है, दूसरे धर्म को छोटा समझना है। तो हिस्ट्री से जो चलता आ रहा है वो सोसाइटी एक अपने माइंड में एक बैठा चुकी है। और कई सोसाइटी है जो अभी तक उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस से बाहर ही नहीं निकल पाई। वो क्या है कि ना खुद को आगे बढ़ा रही है, ना खुद की सोच को ठीक कर रही है, ना दूसरे को माफ कर सकते, ना खुद को माफ कर सकते, बस जो चल रहा प्रथा वही चलाना है। तो ये सब एक तरीके से क्या हुआ ना, अलग अलग तरीका होता है जिससे हम पहले तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इनइक्वालिटी का सबसे पहला स्टेप होता है क्या, डिस्क्रिमिनेट, अंतर करना, डिस्क्रिमिनेशन। और जैसे ही आपने डिस्क्रिमिनेशन कर लिया तो जो रिसोर्स होगा, रिसोर्स इनएक्सेसिबल होने लगेगा, सही से लोग रिसोर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। और रिसोर्स जब इनएक्सेसिबल होने लगेगा तो जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो आपका क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम होने लगेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ए का जिसका कम हुआ, मान लो बी है जिसका ज्यादा हो गया, तो अपने आप क्या होगा, एक इस लेवल पे एक इस लेवल पे है, ये आपका एक तरीके से क्या क्रिएट हो गया, इनजस्टिस क्रिएट हो गया, बराबरी नहीं रहा, इनइक्वल हो गया, समाज अब इनइक्वल होने लगा। और यही चीज चलता रह रहा है, अगर आप इसको नहीं सुधारोगे तो ये और बढ़ता जाएगा, ये और नीचे आता जाएगा। तो डिफरेंसेस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ऑक्सफैम का रिपोर्ट आपने रिसेंट में देखा होगा कि इनइक्वालिटी वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है। टॉप का जो आपका 40% वेल्थ है वो शायद 1% लोग ही रखते हैं, लेकिन जो नीचे है, या एक कोट भी आप देखे होंगे कि मीम बन के वायरल हो रहा है कि लगभग 600 लोग ही हैं जो आपका क्या कर सकते हैं कि डेली का 1 करोड़ का फ्लैट ऑफ खरीद सकते हैं। लेकिन आपका क्या है कि 600, लगभग 600 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ये चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो बहुत सारा क्या है ना, फैक्टर्स है जिस वजह से क्या है ना कि हमारी एक धारणा बन गई है डिस्क्रिमिनेट करने का, और वही धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता नासूर हो जाता है, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी का एक रास्ता क्रिएट कर देता है। अब आपके बुक में क्या एग्जांपल दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फाइनेंशियल की, कुछ नहीं है, वही चीज दिया है अलग तरीके से। फाइनेंशियल में आपका क्या है, एक कांता नाम की लेडी है जो डोमेस्टिक वर्कर है, लेकिन उसके बाद क्या है, एक कोई दूसरा पर्सन है, मान लो कोई एक्स पर्सन, ये आपकी क्या है, डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर है तो इसके पास क्या है, फाइनेंशियल लिमिटेशन है, फाइनेंसेस इसके पास कम है, पैसे उतने नहीं है। ये इसके पास क्या है, फाइनेंसेस ज्यादा है। तो ये क्या हो रहा है कि देखो, एक तरीके से ये दोनों कुछ मामले में क्या है, इक्वल भी है, और कुछ मामले में ये दोनों आपस में क्या है, इनइक्वल भी है। जैसे इक्वल कहां से कहते हैं, तो इक्वल जैसे आप देख लो कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, या जो आपका कह सकते हो कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन, या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या जिसे हम कहते हैं सफरेज। इसका मतलब क्या होता है, 6 क्लास में बताए थे कि जो भी हमारे देश में, पहले तो था 21 साल, लेकिन अब है कि जो भी हमारे देश में 18 साल से ऊपर का है, सबके अंदर वोट करने का राइट है, कोई और पैरामीटर पे भेदभाव नहीं होगा। 18 साल से ऊपर है तो वो अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, एक्स रिलीजन से, वाई रिलीजन से है, ए कास्ट से है, बी कास्ट से, किसी से भी वोट करने का उसको हक है। उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज।
तो इन सब मामले में यानी कि बेसिकली जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सबको क्या किया है, प्रोवाइड किया है प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी। जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे ना, वहां पे भी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ये चीज देखो। तो कुछ मामलों में तो ये बराबर है, लेकिन कुछ मामलों में इनइक्वल है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे, सिंस फाइनेंसेस कम है तो कोई भी रिसोर्स है उसकी तरफ इनका एक्सेस जो इनको प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बीमार होते हैं तो डॉक्टर से दिखाना है, तो ये प्रेफर करेगी कि जो सस्ता हो वहां चले जाए, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल 10 रुपए 50 रुपए में इलाज हो जाए। और वहां शायद उतना अच्छे से क्या है, सफाई नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं है, जो एमिनिटीज चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए वो वहां पे नहीं है। तो रिसोर्स का एक्सेस कम है, जिस वजह से उनको जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब फैसिलिटीज कम मिलेगा तो इससे जो उनका बेसिक यानी कि जो कह सकते हो, मतलब कौन सा, फूड हो गया, रोटी कपड़ा मकान, कुछ नहीं तो इतना याद रखना है, फूड हो गया, आपका क्लोथिंग हो गया, एंड आपका क्या है, हाउसिंग हो गया। ये तो आपका क्या है, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से ये 3 चीज है। इसके अलावा 2 और चीज है जो आज के जमाने में ह्यूमन रिसोर्स को एक अच्छे से डिग्निफाइड लाइफ जीने में हेल्प करता है, वो है एजुकेशन। जितना ज्यादा एजुकेशन होगा, जितना ज्यादा स्किल होगा, उतना अच्छा अर्निंग का पोटेंशियल बढ़ेगा। और दूसरा आपका क्या है, हेल्थ। ये सब फैसिलिटीज अगर कम मिलेगा तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन रिसोर्स है, एचआर मींस ह्यूमन रिसोर्स, पुअर होता जाएगा। और ये जब पुअर होता जाएगा तो जिससे होगा क्या ना, कि एक तरीके से एक पर्सन एक्स है, उसको सब कुछ ज्यादा मिल रहा है तो वो रिचर होता जाएगा, और एक पर्सन वाई है, लाइक कांता बुक में एग्जांपल आपका दिया है, वो आपकी क्या होगी, पुअरर होती जाएगी। तो देखो दोनों के बीच में क्या बढ़ता चला गया, डिफरेंसेस। और जब आपस में डिफरेंसेस ही बढ़ता चला गया तो हम कहेंगे ना इसे इनइक्वल। डिफरेंसेस कहने का मतलब नहीं कि आपस में मतभेद, डिफरेंसेस कहने का मतलब है ना कि एक स्टेटस के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक फैसिलिटी के हिसाब से, किसको क्या मिल रहा है, कैसे अपना लाइफ जी रहा है, उस हिसाब से क्या है, एक बहुत नीचे तबके का सोसाइटी बन गया, एक ऊंचे तबके का। तो ये डिफरेंसेस बढ़ता जा रहा है। और डिफरेंसेस जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है ना, अगर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे ना, तो सोसाइटी में आपका क्या होने लगता है, क्लैशेस होने लगता है। एक तरीके से क्या होता है, कम्युनलिज्म होने लगता है। कह सकते हो कि आपका ये कह सकते हो स्टेबिलिटी सोसाइटी का कम होने लगेगा, स्टेबिलिटी कम होने लगेगा, जिस वजह से देश का जो इकोनॉमी है वो आपका हैम्पर हो सकता है। तो एक तो ऐसे भी हैम्पर हो गया कि जब हम दोनों को बराबर एटलीस्ट कर देते, नहीं भी बराबर तो नियर टू इक्वल, कि एक, हाँ ठीक है, एक थोड़ा रिचर हो जाए, एक हल्का सा कम रहे, तो वो खर्च करेगा इकोनॉमी में ज्यादा। जितना ज्यादा इकोनॉमी में खर्च करेगा इकोनॉमी, उतना देश का बूस्ट होगा। लेकिन हमने एक को ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैरालाइज कर दिया, इतना वो पुअर है कि वो ज्यादा रिसोर्स पे ही कंजम्पशन नहीं कर पाएगा, तो इकोनॉमी नहीं बूस्ट होगा। दूसरा है कि हमने इतने डिफरेंसेस क्रिएट कर दिया कि एक को अपना बेयर मिनिमम जो नीड होता है उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, क्लैशेस करना पड़ रहा है, राइट्स करना पड़ रहा है, हड़ताल करना पड़ रहा है, दंगे फसाद करने पड़ रहे हैं। अब दंगा फसाद होगा, जान माल का नुकसान होगा, तो उसको भरपाई करने के लिए जो देश का पैसा इकोनॉमी बूस्ट करने में लगना चाहिए, वो उस दंगे से डैमेज हुए रिसोर्सेज को रिकवर करने में लग जाएगा, वो क्या है, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में ही लग जाएगा। तो इससे मतलब दोनों दो धारी तलवार हो जाएगा, दोनों तरीके से इकोनॉमी पे नुकसान है। और जहां जिस भी देश का इकोनॉमी हैम्पर होता है वहां एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। पॉलिटिकली भी वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्योंकि जब क्या है ना, इतने दंगा फसाद रहेगा, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वहां का पॉलिटिक्स भी क्या करेगा, फेल कर जाएगा। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा इनइक्वालिटी का तरीका जो हमारे अभी इस चैप्टर में है, धीरे धीरे इसी को हम लोग इलेबोरेट करेंगे, जो कि सोसाइटी और सोशल इश्यूज का एक पार्ट बन जाएगा। दूसरा है आपका क्या, जेंडर बेस्ड, जेंडर बेस्ड इन इक्वालिटी, मतलब मेल एंड फीमेल के हिसाब से। तो आप कहीं पे भी देखोगे, कोई भी वर्किंग एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है। वर्किंग एरिया है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कह दिया है कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा। 8 घंटा अगर मेल काम कर रहा है तो उतना ही पैसा मिलेगा, 8 घंटा फीमेल काम करेगी तो उतना ही पैसा मिलेगा। तो कोई भी वर्किंग एरिया हो, चाहे वो कॉर्पोरेट एरिया हो, छोटा ऑफिस हो, बड़ा ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एनीथिंग, ऐसे में आप देखते हो ना, जनरली आपको ऑब्जर्व होगा कि जो फीमेल्स होती है ना, उसको रेम्यूनरेशन, सैलरी कम दिया जाता है।
और जो मेल्स होता है सेम ही काम के लिए उसको क्या है ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि एक माइंडसेट हो गया। ये इसके पीछे कोई ऐसा साइंटिफिक लॉजिक नहीं है और ये सही नहीं है। एक माइंडसेट डेवलप हो गया है कि लड़के ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कों को अगर हम लोग मोटिवेट करेंगे तो वो ज्यादा और कंट्रीब्यूट करेंगे तो इकोनॉमी और बूस्ट होगा। फीमेल्स का क्या, आज काम कर रही है कल नहीं करेंगी, उनका शादी हो जाएगा कहीं और चली जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएगा छोड़ देंगी। तो ये सब माइंडसेट की वजह से क्या ऑलरेडी फीमेल्स को क्या है कम दिया जाता है। इनफैक्ट अगर बात करें तो एक आता है ना, एक इफेक्ट कहते हैं जिसको कहते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट। मतलब एक ट्रांसपेरेंट सा ग्लास जैसा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ क्लियर है, लेकिन आप जब ऊपर उठना चाहोगे तो उस ग्लास से ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। तो हुआ क्या कि एक लिमिट लगा दिया, ये लिमिट लगा दिया। अब जो भी फीमेल्स है ना, यहां यहीं तक रुक गई। इनका जो प्रमोशन हुआ तो होते 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 बहुत कम, आप रेयर देखते होगे ना कि कहीं पे मतलब 1000 एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल, लाख एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल दिखता होगा किसी कंपनी की सीईओ क्या है कि फीमेल है। अब आप कमेंट करने आओगे कि हमने तो बहुत सारा देखा, इंदिरा नूई या और भी बहुत सारे। तो आप काउंट करो कि टोटल कितनी कंपनीज हैं और उस टोटल कंपनीज में से फीमेल सीईओ कितनी है। तो ये काफी रेयर है जब सीईओ के पोस्ट पे है या किसी हाई पोस्ट पे है फीमेल्स, क्योंकि एक लिमिट बांध दिया गया कि इसके बियॉन्ड जो वर्किंग कैपेसिटी है वो फीमेल के पास नहीं है, एफिशिएंसी मेल के पास ही है, इसके आगे बहुत वर्कलोड है, फीमेल नहीं हैंडल कर सकती है। कहीं पे भी आप, ये हम बात करें दोनों की, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर। यकीन ना हो तो आप जाके आप जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, आप वहां 20 साल काम करके देख लेना, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको ये चीज 10 में से 8 कंपनी में देखने को मिल जाएगा, या 10 में से 8 ऐसे साइट्स होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, छोटा जगह हो या बड़ा जगह हो। तो एक ये इशू। अब हुआ क्या कि आधी पॉपुलेशन, लगभग 50% पॉपुलेशन आपका क्या हो रहा है कि एक लिमिट तक ही रुक गया, और बाकी 50% जो है वो आपका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तब देख रहे हो कि ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ये जो 50% जो मेल्स है बढ़ता ही जाएगा, और 50% फीमेल है, एक लिमिट पे आके क्या हो गई, रुक गई। तब देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है। इसी डिफरेंसेस को हम कहेंगे कि क्या क्रिएट हो गया, इनइक्वालिटी। एंड अगेन इनइक्वालिटी होगा तो इकोनॉमी में जहां दोनों पॉपुलेशन मिलके खर्च करता, बूस्ट होता, वहां एक पॉपुलेशन डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड ऐसा नहीं कि हाथ पैर से डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड है कि उसके पास रिसोर्स का ही एक्सेस नहीं है। तो होगा क्या कि अल्टीमेटली इनइक्वालिटी आया तो कन्फ्लिक्ट्स भी आएगा, कन्फ्लिक्ट्स भी आएगा। एंड प्लस क्या है कि एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कम होगा। जो मेल कमा रहे हैं उन्हीं के दम पे पूरा उसका परिवार चल रहा है, जबकि जब दोनों कमाते ज्यादा पैसा होता, ज्यादा एक्सपेंडिचर, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता, तो इकोनॉमी क्या होता, इकोनॉमी बूस्ट होता। लेकिन अब तो इकोनॉमी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। दोनों तरीके से फिर से वही कहानी हो गया। तो मतलब एक तो आपका एक्सपेंडिचर भी कम हुआ, प्रोडक्टिविटी, ज्यादा लोग काम करते, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता, ज्यादा आपका एफिशिएंसी होता, काम का बंटवारा हो जाता, वो सब कम हो गया, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, कम हो गया। इस वजह से सिंस डिवीजन ऑफ लेबर कम हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर ये आपका कम हो गया, तो इस वजह से आपका क्या हो रहा है, हर तरीके से आपका अल्टीमेटली इकोनॉमी क्या हो रहा है, डाउनफॉल पे जा रहा है। और जब इकोनॉमी सब डाउनफॉल पे जाएगा तो बाकी जो बचा हुआ सेक्टर है, एवरीथिंग विल क्रिपल डाउन, सब चरमरा जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, अगर हम देखें तो कास्ट और रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी। कास्ट और रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, क्या आप देखते हो, आपके बुक का ही एग्जांपल है, क्या आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर कास्ट है, पर्टिकुलर कास्ट जैसे वाल्मीकि हो गया, या फिर एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। इस पर्टिकुलर कास्ट का एक धारणा बना लिया गया कि ये पर्टिकुलर कास्ट जो है ना, ये आपका क्या है, लेबर का काम करने के लिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करने के लिए ही, या कह सकते हो कि वेंडर वगैरह का काम करने के लिए, इधर उधर फेरी वाले की तरह कुछ सामान वामान बेचने के लिए, यही सब काम के लिए बना है, छोटा काम के लिए। अब काम छोटा नहीं है, लेकिन जैसा धारणा है ये काम है। अब इस काम में रेम्यूनरेशन तो कम है। अब अगेन रेम्यूनरेशन कम है तो जो आपका क्या हो रहा है ना, इफेक्टिवनेस इस पर्टिकुलर कास्ट का
कम हो जाएगा। इफेक्टिवनेस कैसे कम होगा? तो वो उसके पास पैसा ही कम है तो वो खर्च कम करेगा, है ही नहीं उतना तो कहाँ खर्च करेगा। एजुकेशन लिमिटेड हो जाएगा, एक पॉवर्टी ट्रैप में वो फंसा रहेगा। इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा जब उसका, तो होगा क्या कि वो एक तरीके से पॉवर्टी ट्रैप में फंसा रहेगा। उसके पास पैसा कम है तो वो खर्च कम करेगा, इन्वेस्ट कम करेगा। खर्च कम इन्वेस्ट कम कर रहा है, इसका मतलब वो अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने हेल्थ पे नहीं ध्यान दे रहा है, बाकी अदर जो बेसिक नीड्स है उस पे ध्यान कम दे रहा है। इस वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम डेवलप हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है, उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है। एफिशिएंसी कम है इसका मतलब उसका प्रोडक्टिविटी भी कम हो रहा है। अब प्रोडक्टिविटी जब कम हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इकोनॉमी डाउन में जाएगा। इकोनॉमी डाउन में जाएगा तो बाकी अदर सेक्टर्स भी डाउन में जाएगा। अब बाकी अदर सेक्टर्स में डाउन में जाएगा तो इससे होगा क्या कि अगेन उनके लिए कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगा, तो एकदम एक ट्रैप में ही फंसे जा रहे हैं। जो खुद काम कर रहे उनके बच्चे कर रहे, उनके बच्चे कर रहे, उनके बच्चे कर रहे हैं, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी बच ही नहीं पा रही कि वो एक्स्ट्रा कुछ सोच सके। तो ये क्या है कि एक तरीके से सोसाइटी का जो धारणा बना है उस हिसाब से आपका क्या हो रहा है ना कि वो इस बात से लोग उसके ऊपर थोपते जा रहे हैं कि आप इसी के लायक हो, आप इसी के लायक हो। तो वो सोच ही नहीं पा रहे कि हाँ चलो रिस्क लेके कुछ पढ़ ले, कुछ स्किल सीख ले, कोई नए सेक्टर में चले। वो सोचते हैं कि बस ये हेरिडिटरी है, जो हम करें वही करते रहेंगे, चलता रहेगा एंड बस ये आपका ऐसे ही चलेगा। तो इस वजह से क्या है कि उनका अपलिफ्टमेंट ही नहीं होगा। तो अगेन क्या हो रहा है कि एक कास्ट आपका नीचे जा रहा है और एक आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक नीचे ही नीचे जा रहा है। फिर से वही सेम कहानी, इनइक्वालिटी हो गया, फिर इकोनॉमी डाउनफॉल जाएगा, वो उसका प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगा, एफिशिएंसी नहीं रहेगा, काम का बंटवारा नहीं होगा, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, कन्फ्लिक्ट्स आएगा अपने बेसिक नीड के लिए, हर तरीके से इकोनॉमी ट्रिपल डाउन हो जाएगा। मतलब बेसिक यही रूल है, एक फ्लो चार्ट याद करो, हर जगह चिपका दो। इनइक्वालिटी आएगा किसी भी बात से आए, कैसे भी आए, तो यही कहानी होगा, चाहे वो घर हो या बाहर हो, इनइक्वालिटी आएगा, वहां पे सर्वनाश होना ही होना है, देर हो या सवेर हो। अब आता है रिलीजन। अगेन आप रिलीजन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि सोसाइटी है, उसने मन में धारणा बना लिया कि सपोज है कोई ग्रुप है आपका ए, कोई ग्रुप है बी। अब उसने धारणा बना लिया, मान लो सोसाइटी जो है वो इसका जो रिलीजन है वही सेम सोसाइटी का भी रिलीजन, इसका कुछ डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन है। अब मान लो क्या है कि हुआ क्या कि अब ये ए जो है बड़ी मेहनत से गांव से, मान लो ये गांव से रहने वाला है, बहुत मेहनत से इसने पढ़ाई की, नौकरी पाया, अब ये आ गया शहर में, किसी अर्बन एरिया में। अब अर्बन एरिया में गया तो ये सोसाइटी, मान लो सोसाइटी एक्स है, इस सोसाइटी एक्स में वो गया रहने के लिए, मान लो कोई रेसिडेंशियल एरिया, अपने लिए एक फ्लैट देखने के लिए। अब इस सोसाइटी ने क्या है, इसने कहा कि देखो भाई हमारे अपार्टमेंट्स में यही रिलीजन के लोग रहते हैं, आपका जो रिलीजन है हम आपको नहीं रख सकते। तो अब ऐसे में होगा क्या कि ये जो ए है, इस ए का रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा स्पेंड हो जाएगा किस चीज में, तो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड हो जाएगा अपने लिए प्लेस ढूंढने में, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ढूंढने में। तो ऐसे में हुआ क्या कि वो ज्यादा एफर्ट और ज्यादा अपना ध्यान उसी में लगा दिया। प्लस दूसरा है, जहां जॉब कर रहा है वहां पे भी उसके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन या जॉब जहां कर रहा है वहां के कंपनी के रूल बुक में भी लिखा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन वहां का जो सीईओ है, वहां का जो मैनेजर है, वहां का जो एचआर है, उसने दिमाग में फिट कर लिया कि ये रिलीजन हमेशा छोटा ही होता है, बेकार होता है, इससे कोई हम प्रोडक्टिविटी की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, इससे कोई हम दिमाग वाले काम की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, तो इसको आगे बढ़ने ही मत। तो अब हो क्या रहा है कि इस पर्टिकुलर जो ए पर्सन है, इसका एक्सपेंडिचर तो उतना ही है और इनफैक्ट बढ़ ही गया, क्योंकि इसको हर चीज में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लेकिन इसकी अर्निंग उतनी नहीं है, अर्निंग कम है, क्योंकि जिस कंपनी में रह रहा है वहां पे इसके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि ज्यादा स्किल होने के बाद भी ये अच्छे से प्रमोट नहीं हो रहा है, इसकी अच्छी सैलरी नहीं है। तो इस वजह से होगा क्या कि जो बी पर्सन था वो राइज करता जाएगा, ए पर्सन का डाउनफॉल होता जाएगा। और सिर्फ ए पर्सन का नहीं, हम बात करें कि ए का जो लाइनेज है,
कि मान लो उसने किसी तरह लाइफ को किसी तरह से हैंडल कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं अचीव कर पाया, बच्चे हैं बच्चों के साथ सेम हुआ। तो धीरे धीरे करते करते ये सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो पाइल अप होता जाएगा। और होगा क्या कि एक को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रहा है वो बढ़ता जाएगा, दूसरा को अपॉर्चुनिटी कम मिल रहा है वो घटता ही जाएगा। अगेन सेम सिचुएशन, इनइक्वालिटी आ गया, और इनइक्वालिटी का सीधा असर आपके इकोनॉमी पे पड़ता है, और फिर उसके बाद उसका देश का जो भी पॉलिटी है, जो स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सब धीरे धीरे क्रिपल डाउन होने लगेगा। तो यहां पे होता क्या है ना कि जब आपका अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और भी कई हिस्टोरिकल है, कुछ भी हो रहा है, जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, कलर के बेसिस पे जैसे ब्रिटिशर्स ने किया, व्हाइट ब्लैक का डिफरेंसेस, जैसे आपका क्या हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, जो पास्ट हिस्ट्री है उस हिसाब से जो हम सीखते आए उसमें कोई सुधार नहीं करना है, बस उसी को सत्य मान के कि हमारा धर्म अच्छा है हम ऐसे ही करेंगे, दूसरे को नीचा ही दिखाएंगे, वही आप करते जा रहे हो। पैसे के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, फाइनेंस के बेसिस पे, रिसोर्सेज के बेसिस पे आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, हमारे पास ज्यादा है तो हम अपने रिसोर्सेज खुद ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, रादर दूसरे का भी यूज कर लेंगे, खुद रिच बन जाएंगे, दूसरे को एक्सप्लॉइट कर देंगे। इनफैक्ट जेंडर के बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है। और यही जब डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन जब बढ़ता जाएगा तो समाज को बना के रख देगा कैसा, इनइक्वल सोसाइटी। और जब इनइक्वल सोसाइटी होगा तब आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी पूरे सोसाइटी का एकदम से खत्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो ये सारा आपका सिंपल सा डिस्क्रिमिनेशन था, या कह सकते हो कि इक्वालिटी को भंग करने का तरीका था। तो अब इसी पे क्या होता है कि ऑब्वियसली जब इनजस्टिस होगा तो भगवान अवतार लेंगे। अब यहाँ भगवान नहीं अवतार लेते, इंसान ही क्या होता है, अपने सोच को सुधारने की कोशिश करता है, दूसरे को सुधारने की कोशिश करता है, खुद के हालात को सुधारने की कोशिश करता है। तो होगा क्या, एक तरीके से इक्वालिटी के लिए लड़ाई होना शुरू करेगा, फाइट होना शुरू होगा। अब इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारे देश में चला था, लगभग 1857 से ही चलते चलते आपका क्या हुआ, 1947। पहले लोकल बेस था, फिर धीरे धीरे जो है और हम सीखें, हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चला, जो ब्रिटिशर्स थे उनके सही मंशा को समझे, जब नॉलेज हुआ, समझ हुआ, तो हम धीरे धीरे और ऑर्गेनाइज हुए, अलग अलग तरीके से सत्याग्रह हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, इतने सारे खिलाफत मूवमेंट हुआ, तब जाके धीरे धीरे हमने क्या किया। तो ये था क्या, इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट था, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट क्या था, फाइट था। हम इनइक्वल हो गए थे, जब हम आजाद थे तो हमारा लिटरेसी रेट क्या था कि 20-25% भी ठीक से टच नहीं किया था। तो ये क्या था, इनइक्वालिटी तो हो गया था। हमारे पास फाइनेंसेस नहीं थे, पेट भरने को रिसोर्सेज नहीं था, पैसे नहीं थे। तो वो सब आपका क्या हुआ कि हमारे ही देश से एक्सप्लॉइट कर करके हम एकदम निचले स्तर पे आ गए, और ब्रिटिशर्स क्या हुआ, रिच हो गया। तो दुनिया में दो तरीके का एक कंट्री क्रिएट हो गया, एक पूरी तरह से इम्पोवरिश्ड और एक पूरी तरीके से रिच। तो ये था एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा, रशियन रिवॉल्यूशन। ये सब क्या था, अलग अलग तरीके से। फ्रेंच में क्या था, राजा का इंजस्टिस हो रहा था, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा था, जो किंग लुइस आई थिंक 14 या इसके बारे में आपने सुना होगा कि वो और उसकी वाइफ बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन लोगों को, आम जनता को खाने के लिए भी नसीब नहीं हो रहा है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन अगेन, ब्रिटिशर्स लोग जो कॉलोनाइज किया था, जो आपका अमेरिका का जो ईस्टर्न साइड जो है, लगभग 13 जो कॉलोनीज था, वहां पे क्या हो रहा था, सारे रिसोर्सेज को ब्रिटिशर्स ही यूटिलाइज कर रहे थे। अमेरिकन पीछे ये एकदम से पीछे चलते जा रहे थे, पीछे चलते जा रहे थे, स्लेवरी में आ चुके थे, स्लेवरी वहां कॉमन हो चुका था। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स वेस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जंगल को काटा जा रहा था, पेड़ को काटा जा रहा था, एनवायरनमेंट खराब हो रहा था। तो इन सब के अगेंस्ट लोगों ने लड़ा, और अपना अपना क्या है, अलग अलग साल में अपना आज़ादी लिया, अपने लिए एक सही प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट किया, अपने लिए एक सही पॉलिटिक्स क्रिएट किया। ऐसा ही सेम रशिया में भी आपने जार रिवोल्यूशन के बारे में, लेनिन के बारे में सुना होगा। तो ये सारा चीज अलग अलग तरीके का रिवोल्यूशन हुआ है पास्ट में। इसके साथ साथ एक जो बुक में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक में आपने देखा होगा, बुक में एग्जाम्पल है तवा मत्स्य संघ के बारे में, टीएमएस। अब ये कुछ नहीं है, संघ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एक
ग्रुप। मत्स्य का मतलब क्या हुआ? फिशरी इंडस्ट्री से रिलेटेड। तवा आपका क्या है? प्लेस है मध्य प्रदेश में। हमने देखा होगा अभी रिसेंट में, आई थिंक ये तवा रिजर्वायर को वेटलैंड में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, ये सिंपल सा स्टोरी है कि एक डैम बिल्ट हो रहा था, डैम को बनाया जा रहा था। अब ये डैम कहाँ था? तो ये आपका बनवाया जा रहा था किधर में? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। तो अब होगा क्या कि जब आपका डैम बनेगा तो इससे होगा क्या, रिवर का जो कोर्स है वो अफेक्ट होगा। पहला चीज, कोर्स अफेक्ट इन द सेंस क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कोर्स डाइवर्ट भी हो जाता है कि कुछ आपका जैसे ऐसे डैम बनता है ना कि आधा पार्ट में डैम बन गया, बाकी आधा में जो बराज है वो लगा के किसी और कोर्स में मोड़ दिया। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्स नहीं मुड़ा लेकिन जो वाटर है वो आपका डैम में कलेक्ट करके रख गया, और फिर जब आपका सिल्टेशन वगैरह होता है तो डैम को खोला जाता है, फिर पानी रिलीज होता है। तो कैसे भी आपका रिवर का जो नेचुरल कोर्स है उसमें तो अफेक्ट हो ही रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम अफेक्ट होगा। ऑब्वियसली आप एक जगह पे कंस्ट्रक्शन करोगे उतने बड़े से जगह पे, तो आपको क्या करना होगा, पानी के धार को रोकना पड़ेगा। वहां पे आपको जो कंक्रीट का मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो सब अप्लाई करके डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो एक्वेटिक एनिमल है, वहां का जो नेचुरल फौना है, वहां का माइक्रोब है, वहां का फ्लोरा है, वो सब अफेक्ट होगा। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, एक तरीके से केमिकल्स ऐड हो रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, कोर्स पे अफेक्ट हो रहा है। तो जो पानी का धारा जैसे बना हुआ था और उस धारा में किसी तरह से अडेप्ट कर रहा था अपना स्पीशीज, अब उसके लिए आप सब कुछ बदल दोगे तो नया अडेप्टेशन करने में समय लगेगा, और जब तक अडेप्ट कर पाएगा तब तक में क्या बहुत सारे स्पीशीज मर जाएंगे। तीसरा है सेटलमेंट, जो लोगों का है, सेटलमेंट ऑफ पीपल, वो आपका चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आप सिर्फ नदी पे, वहां पे बहुत बड़े एरिया में जब डैम का कंस्ट्रक्शन है ना, आप एक वीडियो में देख लेना कि डैम जो होता है वो एक्चुअली कैसा दिखता है और कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है। आपको बहुत सारा जंगल पेड़ पौधा काटना पड़ेगा, जिस वजह से आप फॉरेस्ट को कट करोगे, माने डिफॉरेस्टेशन करोगे। ट्राइबल सेटलमेंट्स जो है वो आपका अफेक्ट होगा। तो ये सब अफेक्ट होगा। अब अपना जिस तरीके से सेटलमेंट हुआ था उस हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब एक नए जगह के तलाश में जाना पड़ेगा। और ऐसा जगह, क्योंकि कोई भी रैंडम कहीं भी जाके नहीं ना सेटल हो सकता है, इंसान अपना सोचेगा कि हम क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से वो जगह चूज करेगा। अब जैसे मान लो क्या है कि आज के जमाने में कोई मान लो कंप्यूटर साइंस पढ़ा, अब कंप्यूटर साइंस पढ़ा, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है, तो जनरली वो क्या सोचेगा कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बैंगलोर हैदराबाद में अच्छा है या किसी अब्रॉड कंट्री में। वो तो ऐसा नहीं ना कि वो ये कहेगा कि नहीं नहीं अब हम कंप्यूटर साइंस कर लिए, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करेंगे और हम चले जाते हैं बिहार, हम चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में जहाँ कुछ है ही नहीं। तो कहाँ से अपॉर्चुनिटी होगा? या जिसको जियोलॉजी का स्टडी करना है, जिसको नेचर पे स्टडी करना है, तो वो क्या करेगा? वो बैंगलोर की सिटी में तो नहीं जाएगा, वो किसी भी मेट्रो सिटी में नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? वो किसी नेचुरल लैंडस्केप पे जाएगा, किसी फॉरेस्ट में जाएगा, कहीं बीच में जाएगा, वहां पे अपने जियोलॉजी को, उसके नॉलेज को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो लाइवलीहुड, जो जीवन यापन करने का तरीका है, वो अफेक्ट होगा। तो यही सब जो है, यही सब सेंस अफेक्ट होगा। तो इसीलिए वहां के लोगों ने, जो लोकल फिशरमैन है, क्योंकि उन लोगों का जो कॉमन ऑक्यूपेशन था ना, कॉमन कॉमन ऑक्यूपेशन जो वहां पे छिंदवाड़ा तवस के आसपास जो लोग रहते थे, उनका क्या था? फिशरी था। तो ये सब जब अफेक्ट होगा और पानी कहीं अफेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, डायरेक्ट इंपैक्ट उसका एक्वेटिक एनिमल्स पे आएगा। तो ये सब लोकल फिशरमैन ने क्या किया कि एक तरीके से इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। रिवोल्ट कहना सही नहीं होगा, इसके अगेंस्ट में आपका क्या है कि ये एंटी डैम मूवमेंट शुरू किया कि नहीं बनाने देंगे, ये हमारे लिए सही नहीं है। कई लोगों का अपना नाम आया, जैसे विजी पेनकट्टू, तो ये सब आए। ये लगभग 2000s के आसपास का टाइम है, अर्ली 2000, मतलब अर्ली 21st सेंचुरी का टाइम है। तो ये सब जितना भी एग्जाम्पल, इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जिस समय इनजस्टिस के लिए लोगों ने लड़ाई किया, इनइक्वालिटी के लिए फाइट किया। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। तो मतलब हुआ क्या, ये चैप्टर आपको क्या सिखा रहा है?
आपको चैप्टर पहले तो ये सिखा रहा है कि मेरा टाइटल है इक्वालिटी, तो जब भी आप इक्वालिटी जानो तो इक्विटी जानना ही पड़ेगा। और जब इक्वालिटी और इक्विटी आप समझ जाते हो तब आपको पता चलता है कि हमारा जो सीक्रेट या होली बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रोविजंस है वो बिल्कुल ये इसको प्रोवाइड करता है। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारी मेंटालिटी है, लोगों की जो मेंटालिटी है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसने क्या कर दिया, उसने अपने एक्टिविटीज से क्या क्रिएट कर दिया आपका इनइक्वालिटी अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स हमने देखे। उसके बाद हम देखें कि इनइक्वालिटी से ही आपका जन्म लेता है डिस्क्रिमिनेशन कारण बनता है किसका, इनजस्टिस का। और पाप बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, या तो पाप करने वाले को पता चल जाए तो वो प्रायश्चित करेगा, नहीं पता चले तो जो जिसके अगेंस्ट पाप हो रहा है वो रिवोल्ट में आएंगे। तो होने क्या लगेगा, फाइट फॉर जस्टिस। यही आपका चैप्टर बेसिक सिखा रहा है। तो मतलब हम यहाँ क्या सीखे, ज्यादा कुछ नहीं सीखे, हमने इस चैप्टर में पूरा बेसिक सीखा। अब इसमें जो क्वेश्चंस है ये आप खुद से ट्राई करना, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशली लोअर क्लासेस के बुक में ना क्वेश्चंस वगैरह यहाँ तो दिया भी नहीं है। यहाँ एक मैप दिया है, ये मैप याद रखना, ये ओल्ड मैप है। ओल्ड मैप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका दादर नगर एंड दमन एंड दीव है इसको कंबाइन कर लिया गया। तो यहाँ पे माथापच्ची करने से अच्छा ना जो भी नया एडिशन का आपका मैप है उस पर आप ध्यान उसको आप लेके प्रैक्टिस करोगे, इस पे उतना फोकस नहीं करना है। इसको भी आपका ऐसे बांट दिया गया है। ये वाला स्टेट क्या बना है, तेलंगाना, और ये आपका आंध्र प्रदेश पूरा नहीं है, 2014 में इसको बांटा गया। उसके बाद इस जगह पे आपका ऐसे करके बांटा गया है, ये है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू और ये है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। 2019 में आर्टिकल 370 हटा के इसको बना दिया गया। यूटी इसलिए बनाया गया क्योंकि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर बाएं साइड में पाकिस्तान है जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और दाएं साइड में चाइना है जो कि एकदम सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो इन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड से बचने के लिए सेंटर ने कहा कि इसको स्टेट बनाने से अच्छा है ना, इसको हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कि यूनियन का टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया जाता है जिसका कोई स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो, जिसका पॉपुलेशन बहुत कम हो, अलग से स्टेट बना के एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सेटअप करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए क्या है, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट भी रहेगा और सेंटर भी अपना अच्छे से उसको कंट्रोल में रख सकेगा। तो ये बना है, तो इसीलिए ये ओल्ड बुक है, इससे कोई प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। आप क्या है, न्यू मैप न्यू एटलस लोगे और उससे प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, साथ में अलॉन्ग विथ इट्स कैपिटल एकदम कंठस्थ होना चाहिए। लोकेशन भी आपको याद होना चाहिए कि अगर हम मान लो मध्य प्रदेश कह दे तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसके एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में गुजरात है, आपका ये हल्का सा मतलब कह लो वेस्ट में गुजरात है, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान है, इसके इधर डायरेक्ट बॉर्डर कह रहे हैं। और इसका क्या है कि नॉर्थ ले लो और नॉर्थ ईस्ट ले लो, तो यहाँ पे क्या है, यूपी है, ईस्ट में आपका छत्तीसगढ़ है एंड साउथ में क्या है, महाराष्ट्र है। तो इसके साथ हमारा क्लास 7 का पॉलिटी खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी चैप्टर्स के साथ, जैसे जैसे आपका डिमांड है उस हिसाब से आपको सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।